Hello dear students, today I am going to continue part 2, chapter 2 of Elements of Accountancy, Standard 11, Commerce, session number 4 of Depreciation Accounts. In last session, in the session number 3rd, I discussed and gave the information of different methods of the depreciation. That was the list. Total 10 methods were there. As per the syllabus, as per the total 100 mark syllabus, only 2 methods are there. And also in 70% syllabus, total 2 type of the or 2 methods are there in our syllabus. The first one, that was the fixed installment, we can say SLM, राइट. हमने उसको नाम भी दिया था स्ट्रेट लाइन मेथड. वो नेसेसरी जो भी उसमें इंफॉर्मेशन थी हमने डिस्कस की थी A to E, राइट. उसमें डिस्कस किया था उसकी इंफॉर्मेशन, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इन विच टाइप ऑफ द पर्टिकुलर एसेट इट इज़ अप्रोप्रिएट, और सम ऑफ द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ दैट डेप्रिसिएशन अंडर SLM. उसका एक इलस्ट्रेशन भी हमने देखा था, और सम ऑफ द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट फिक्स इंस्टॉलमेंट और SLM डिस्कस्ड. नाउ नेक्स्ट मेथड, दैट इज़ द मेथड नंबर 2. मेथड नंबर 2 इज़ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. इसमें सिंपल जो भी हमने अभी तक SLM में सीखा है स्ट्रेट लाइन मेथड में, उससे थोड़ा डिफरेंट है. कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ द पर्टिकुलर सेकंड मेथड इज़ क्वाइट डिफरेंट. दोनों जाएगा सिमिलर, डेप्रिसिएशन ही काउंट करना है, लेकिन मेथड अलग है, तो जो भी अमाउंट आएगा वो भी सिंपली अलग होगा. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. मेथड टू डिटरमाइन डेप्रिसिएशन अमाउंट. तो पहले तो हम उसकी अमाउंट डिसाइड करेंगे कि कैसे ये अमाउंट डिसाइड होती है, डिफरेंट दैन दी SLM. लेट्स स्टार्ट. अंडर दिस मेथड एवरी डेप्रिसिएशन इज calculated, or we can say every year's depreciation is calculated on opening balance of asset at the predetermined rate. यानी यहाँ पर जो भी आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे, ढूंढोगे, दैट इज़ अ डिफरेंट दैन SLM. SLM में स्ट्रेट लाइन मेथड है, हर साल एक ही रहेगा 10 साल तक, लेकिन यहाँ आपको हर साल ढूंढना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ ओपनिंग बैलेंस. अब आपको मालूम है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस क्या है. एट द एंड ऑफ द ईयर हम उसको क्लोज करते हैं अकाउंट को और ले जाते हैं नेक्स्ट ईयर में, राइट. लेकिन जब हमने एक्सपेंसेस क्लोज किया, हम ले गए उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. गुड्स रिलेटेड थे, हमने उसको ले गए पर्टिकुलर ट्रेडिंग अकाउंट में, राइट. तो ये डेप्रिसिएशन रिलेटेड टू नॉन कैश एक्सपेंस है. तो हर साल हमारे जो भी टोटल अमाउंट होगी रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर एसेट, उसमें से इतना डेप्रिसिएशन कट होगा. यानी कि इस रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में और रिटर्न डाउन मेथड में हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो हर साल डेप्रिसिएशन का अलग होगा. बारी बारी इसलिए बोल रहा हूँ कि दोनों का डिफरेंस भी याद करना पड़ेगा. हाउ द SLM एंड RBM बोथ आर डिफरेंट. तो यहाँ पर जो भी कैलकुलेट होगा हमारा डेप्रिसिएशन वो ओपनिंग बैलेंस में होगा. ओपनिंग बैलेंस इज दैट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर, राइट. और लास्ट मंथ यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन एवरी ईयर कैलकुलेट करते हैं, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर इट विल बिकम ओपनिंग बैलेंस ऑफ द नेक्स्ट ईयर. यानी 31 मार्च का जो भी क्लोजिंग बैलेंस है वही 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस होगा. तो उसके ऊपर ही हमें हमारी जो भी कैलकुलेशन की परसेंटेज है उसके हिसाब से काउंट करना पड़ेगा. लेट्स सी, आपको मालूम पड़ जाएगा. सो डेप्रिसिएशन मेथड और डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट ऑफ द प्री डिटरमाइंड रेट. रेट नक्की है, वो नक्की है, राइट. ओपनिंग बैलेंस मीन्स क्या है? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर आफ्टर द डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन. डायरेक्टली हम जो अमाउंट लेने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, वो क्लोजिंग बैलेंस में से टोटल अमाउंट प्रीवियस ईयर का डेप्रिसिएशन का डिडक्ट होगा, उसके बाद ही वो ओपनिंग नेक्स्ट ईयर के लिए बनेगा. सो ड्यू टू द सब्सट्रैक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एसेट, द ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट वुड रिड्यूस टू दैट एक्सटेंट. सिंपली इस साल का समझ लो 2019-20 है, तो इस साल का पर्टिकुलरली हमारा 20 ख़त्म हो गया ना. सो 19-20 का जो भी हमारा डेप्रिसिएशन था वो हमने कैलकुलेट कर लिया 31 मार्च 2020 को, राइट. तो वो जो डेप्रिसिएशन आया वो लास्ट ईयर में उसकी असेसमेंट कट हो गया. तो बाय डिफ़ॉल्ट जो अमाउंट थी एसेट की, राइट, वो कट होगी. यानी ओपनिंग बैलेंस जो 1 अप्रैल 2020 को आया वो कट होके हमारे पास आया. तो अभी मेरे पास जो भी एसेट है
उसकी जो भी अमाउंट है वो लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कट होके आई है, लेकिन इस साल का क्या, इस साल का 2021 का हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना बाकी है, बिकॉज अभी तो 31 मार्च आने वाला है ना, राइट, 3 months आर देयर। ओके, सो लेट्स सी। कंसिक्वेंटली एवरी ईयर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ग्रेजुअली रिड्यूसेस। तो ये याद रखो, ड्यू टू द सब्सट्रैक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एसेट द ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट वुड रिड्यूस टू दैट एक्सटेंट। जितना अमाउंट हम रिड्यूस करेंगे उतना ओपनिंग बैलेंस भी रिड्यूस होगा। एंड सामने कंसिक्वेंटली एवरी ईयर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑल्सो, और वी कैन से ग्रेजुअली रिड्यूसेस। तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी ग्रेजुअली डाउन होगा, वहाँ पर तो फ्लैट था SLM में। सो थस दिस मेथड इज नोन एज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अगर आपको पूछा जाए व्हाई इट इज नोन एज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो एवरी ईयर द ओपनिंग बैलेंस इज रिड्यूसेस एंड अगेंस्ट द पर्टिकुलर बैलेंसेस वी हैव टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन एंड ऑल्सो द अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन विल डिक्रीज। सो बोथ द थिंग्स आर डिक्रीजिंग, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। राइट, एक सिंपल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, राइट, इसके हिसाब से आपको मालूम पड़ जाएगा। जो स्ट्रेट लाइन मेथड थी उसमें हम परसेंटेज के तौर पर कॉस्ट प्राइस पर सीधा कैलकुलेट करते थे, 10 साल तक वही चलता था। अगर 10 साल उसकी हमने वैल्यू यानी 10 साल वो एसेट की हमने जो भी लाइफ है वो डिसाइड की है उसके हिसाब से। यहाँ पर अगर 10 साल की लाइफ डिसाइड की है तो एवरी ईयर द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी डिफरेंट एंड विल रिड्यूस। तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिड्यूस होती है तो सामने बैलेंस जो भी है एसेट का वो भी रिड्यूस होगा। और दूसरी बात, बैलेंस रिड्यूस होता है इसीलिए अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिड्यूस होती है, ये भी दूसरी बात है, तो याद रखना ये सब कुछ। लेट्स मूव टू इलस्ट्रेशन नंबर 2। राइट, एक्सरसाइज में दोनों मिक्स चल रहे हैं। राइट, ऐसा नहीं है कि पहले एक सम इसका और इसका, दोनों साथ में जा रहे हैं। SLM भी है और रिड्यूसिंग बैलेंस भी है, तो जो सेपरेटली हम छोटे छोटे सम है इसके, राइट, वो लेंगे साथ में। So let's move to the illustration number 2. Here, Surbhi and company purchased machine at a cost price of rupees 57,000. Installation cost to it was rupees 3,000. Compute depreciation at 5% अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉर फर्स्ट 3 years। याद रखना पहले 3 साल के लिए। अब लास्ट जो हमने डिस्कस किया स्ट्रेट लाइन मेथड, उसमें तो 3 साल का हो, 5 साल का हो या पूरे 10 साल का आपको कोई भी डेप्रिसिएशन का एंट्री देना है, सिर्फ आपको साल बदलना है। यू हैव टू चेंज ओनली द ईयर, बाकी ऑल द एंट्रीज सेम, बिकॉज अमाउंट भी सेम है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ आपको हर साल अमाउंट चेंज करना पड़ेगा बिकॉज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू परचेज प्राइस 57,000 प्लस इंस्टॉलेशन उसके पीछे जो है वो ऐड करेंगे। आपको मालूम है 2 चीज़ ऐड करनी पड़ती है, टोटल 3, परचेज प्राइस, इंस्टॉलेशन और ट्रांसपोर्टेशन। या इंस्टॉलेशन है तो उसको ऐड करो, तो 57 + 3 टोटल 60,000। तो इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई 60,000। लेट्स सी नाउ द कंप्यूटेशन और कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। इट इज़ ओनली फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ये जो आपको शेड्यूल में टेबल टाइप दिया है वो आपको मालूम पड़े इसलिए। तो हियर पर्टिकुलर्स अमाउंट कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन आपके पास है 60,000। ये पहला सम है तो कोई साल के कुछ नहीं दिया है, लेकिन सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एंड ऑफ द ईयर देंगे हम। तो कॉस्ट ऑफ द मशीन हमने 60,000 ढूंढ ली, माइनस डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। हमें 3 साल की बनानी है, पर्टिकुलर फाइंड आउट करना है हमारा डेप्रिसिएशन। तो पहले साल का है 5% ऑन 60,000 सॉरी 5% डेप्रिसिएशन ऑन ₹60,000। तो 6 5 = 30, राइट, 100 जाए, सो दैट मीन्स 3,000। सो यू कैन से फॉर फर्स्ट ईयर 3,000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन इस तरह। अब देखो ये होगा 1 अप्रैल, ये हमने किया 31 मार्च को। तो 31 मार्च को क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा? क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर 57,000, राइट, ये फर्स्ट ईयर में डिडक्ट हो गया। अब नेक्स्ट चाहते हैं दिस पर्टिकुलर क्लोजिंग बैलेंस इज द फॉर द फर्स्ट ईयर, राइट, इट इज़ द ओपनिंग बैलेंस फॉर सेकंड ईयर। अगर ये फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है तो आपको मालूम है एज पर द रूल सेकंड ईयर का जो भी मीन्स 2019-20 का जो भी क्लोजिंग बैलेंस है वो 2021 का ओपनिंग बैलेंस होगा। सो यहाँ ओपनिंग बैलेंस ऑफ सेकंड ईयर सेम। अब उसके ऊपर हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। सो माइनस डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर 5% ऑन 57। सी नाउ ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, समझ लो। पहले तो हम इसके ऊपर फ्लैट 3,000, जो बचा इसके ऊपर 3,000, जो बचा उसके ऊपर 3,000 ऐसा करते थे। लेकिन यहाँ पर ये जो अमाउंट आई उसके ऊपर आएगा। तो 57,000 के 5% 2,850, रिमेनिंग अमाउंट 54,150। ये क्या है? क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ द थर्ड ईयर।
अब इसके ऊपर 5%, सो माइनस डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर 5% ऑन 54,150। तो इसके 10 कर दो, डिवाइड बाई 2 भी कर सकते हो, वो भी चलता है, राइट। तो सिंपली इसके 5% आ गया 2708, 2708। सो दैट इज़ माइनस करने के बाद 51,442 क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। और फोर्थ ईयर का ये क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस। अब फिफ्थ ईयर आएगा, फोर्थ ईयर में फिर 5% आएगा, फिर भी अमाउंट आएगा वो फिफ्थ ईयर का 6, 7, 8, 9, 10 जो भी होगा। एंड ऑफ द ईयर आप देखोगे तो द मशीन वैल्यू एंड ऑल्सो द डेप्रिसिएशन वैल्यू विल रिड्यूस। तो ये सिर्फ आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी है यहाँ से कि ये टोटल अमाउंट पर ही जाता है, टोटल अमाउंट रिड्यूस होती है। देखो 60,000 फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ 57,000, सेकेंड ईयर कंप्लीट हुआ 54,150, थर्ड ईयर कंप्लीट हुआ राइट 51,442। वैसे ही फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन देखो डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, यानी यहाँ पर जो था उससे डिक्रीज होकर यह है, उससे डिक्रीज होकर यह है। सो यू कैन से both the things, both the amount, price of the machine and also depreciation amount will decrease under this reducing balance method. That's why it is known as reducing balance method. उसका दूसरा नाम भी आपको मालूम है, written down. Now let's see the explanation related to the above illustration number 2. सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए ये है, आपको मालूम पड़े इसलिए। फर्स्ट वन, एवरी ईयर डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड 5%, राइट, उसमें कोई चेंज नहीं आता है, वो फ्लैट रहता है, परसेंटेज इसमें कोई चेंज नहीं आता है। सेकंड वन, एवरी ईयर डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द रिस्पेक्टिव ईयर। तो जो भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा वो ओपनिंग बैलेंस जो होगा उसके ऊपर से ही किया जाएगा, यानी यू हैव टू कीप इन माइंड, यू हैव टू कंसीडर द ओपनिंग अमाउंट और ओपनिंग बैलेंस ऑफ द मशीनरी, उसके ऊपर हमें कैलकुलेट करना है। सिंपली ड्यू टू द डेप्रिसिएशन ओपनिंग बैलेंस ऑफ ईच ईयर रिड्यूसेस। हर साल हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो उसका बैलेंस तो कम होगा ही ना, एंड ऑफ द ईयर करना पड़ता है। ओपनिंग बैलेंस के ऊपर ही हम हमारा डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे और एंड ऑफ द ईयर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट ईयर का जो भी अमाउंट आएगा जो एसेट का वो डिक्रीज होके ही आएगा। सो बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर डिक्रीज इन द डेप्रिसिएशन और बिकॉज ऑफ द डेप्रिसिएशन द एवरी ईयर opening balance will reduces. In this case or in our example the amount is rupees 57,000, right, rupees 54,150 and rupees 51,442. ये थर्ड ईयर के लिए, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर। थर्ड पॉइंट, the amount of depreciation also gradually reduces, that is rupees, or it is we can say rupees 3,000, 2,850 and rupees 2,708 respectively for every year. So therefore this method is known as reducing balance method. ये तीसरी बार मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि every year the amount of opening balance of any asset decreases, that's why the depreciation amount is also decreases, that's why it is known or it is calculated on the particular basis of reducing balance method, or we are calculating that reducing balance method, that's why the amount of the both things decreases, right? तो ये थी इसकी इन्फॉर्मेशन, राइट। यहाँ थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपके लिए थ्योरेटिकल भी है, देख लेते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है। द फर्स्ट वन, अंडर दिस मेथड बैलेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन अमाउंट एंड रिपेयरिंग एक्सपेंस इज मेंटेन। सी इट वाज नॉट मेंटेन इन द पर्टिकुलर SLM। स्ट्रेट लाइन मेथड में ये मेंटेन नहीं होता। द रीज़न इज दैट फ्लैट टाइप ऑफ द डेप्रिसिएशन वाज देयर, राइट। सो जो भी ईयर कंप्लीट होने को जा रहे हैं विद इन समझ लो 3 साल का उसका लाइफ है और 8 साल तक तो हमने डेप्रिसिएशन किया है, सेम 9, 10 भी आया तो भी सेम आएगा, तो वो तो फ्लैट रहेगा ना, तो उसमें कोई डिक्रीज नहीं आएगा, लेकिन रिपेयरिंग बढ़ेगा। इनिशियल ईयर में रिपेयरिंग कम होता है, उसके बाद रिपेयरिंग बढ़ेगा, तो उसमें बैलेंस नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखो अंडर दिस रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड देयर विल बी अ balance between depreciation amount and repairing expense, it is maintained. The reason is that because in the initial years the amount of depreciation would remain high, डेप्रिसिएशन का अमाउंट हाई आपके सामने ये देखा ना आपने, 3,000 था, उसके बाद 2,850 और उसके बाद 2,708, उसके बाद भी आएगा। हम परसेंटेज के हिसाब से जाए तो उसके भी 5% कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो शायद 1,200-1,300, सो उस तक पहुंच सकेगा। तो एवरी ईयर, ये तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन मैंने दिया, उसका हिसाब से आपको जाना है, कैलकुलेट करना है 5 साल तक। ये आया 2,708 रुपीज़, राइट, ये आया थर्ड ईयर के लिए। तो फोर्थ ईयर का जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसके ऊपर आएगा, तो दैट इज़ 5% इसका जाएगा ना, तो ये अमाउंट कम होकर थोड़ा नीचे जाएगा। 10% करो तो ये आएगा 5,144, तो इसका हाफ कर दो,
तो मे बी वी कैन से 2200 अप्रोक्सीमेटली। तो उसके बाद कम होगा, तो हर साल 300 400 300 400 कम होते जाएंगे, राइट। 150 150 300 400 का लास्ट में जब अमाउंट आएगा, राइट, तो वो बहुत कम अमाउंट होगा। सो यहाँ बैलेंस रहता है क्योंकि अमाउंट अप्रिशिएशन हाई होता है शुरुआत में, एंड देन आफ्टर इट इज़ रिड्यूसिस इन सबसिक्वेंट ईयर। तो उसके बाद जैसे जैसे ईयर ख़त्म होते जाएंगे वैसे वैसे ये अमाउंट थोड़ा कम होता जाएगा, राइट। सो वी कैन से कि शुरुआती दौरों में डेप्रिसिएशन ज़्यादा होगा और इट विल रिड्यूसेस इन सबसिक्वेंट ईयर्स, वाइल इन इनिशियल ईयर्स रिपेयरिंग अमाउंट रिमेंस इनसिग्निफिकेंट, यानी આપણે કહે છે નહીં જેવું बहुत कम, right. So this amount remains insignificant and also with passing of time the repairing expenses increases। तो देखो यहाँ मेंटेनेंस आ गया, यहाँ बैलेंस हो गया कि इनिशियल बेस में डेप्रिसिएशन ज़्यादा है, मेंटेनेंस कम है। पिछले सालों में, राइट, जो इनिशियल ईयर्स होगा वो मशीनरीज का डेप्रिसिएशन का ज़्यादा है, लेकिन सामने उसका ही रिपेयरिंग इनिशियल में थोड़ा कम होगा, शायद नहीं भी होगा, लेकिन पिछले सालों में यानी कि जब 2 3 4 5 6 7 साल ख़त्म हो गए तो लास्ट जो ईयर से उसमें उसका जो भी रिपेयरिंग अमाउंट है वो बढ़ जाएगा, राइट। So we can say easily in the particular initial time period repairing expenses are less, in the later on, right, passing the time repairing expenses will increase। So in this manner we can say the balance between the amount of depreciation and the repairing expenses maintained। तो इसी तरीके से हम उसके अंदर मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपके लिए 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन हो तो आप लिख सकते हो हाउ द बैलेंस इज मेंटेन बिटवीन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिपेयरिंग एक्सपेंस, लाइक दिस। इनिशियल बेस में ये दोनों प्लस माइनस रहते हैं, उसके हिसाब से हम चाहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे उसके इन्फॉर्मेशन रिलेटेड पॉइंट। अब एक और भी है, बहुत छोटी इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू एडवांटेजेस। दिस इज़ अ सिंपल मेथड टू कंप्यूट डेप्रिसिएशन, राइट। देखने में तो ऐसा लगता है और आपको ऐसा लगेगा कि इसमें क्या है, लेकिन जैसे जैसे टाइम पासिस होगा अमाउंट थोड़ी और आती जाएगी। उस टाइम पे कैलकुलेशन पे अगर मिस्टेक हो गई है तो पूरा सम जो है वो शायद आपको आउटपुट अच्छा नहीं देगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन की अमाउंट रॉन्ग आई तो प्रॉफिट एंड लॉस भी रॉन्ग आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस रॉन्ग आया तो बैलेंस शीट भी रॉन्ग आएगा, बैलेंस शीट रॉन्ग आया तो फाइनेंशियल पोजीशन आप देख नहीं पाओगे, राइट। तो दैट इज द थिंग। लेकिन वैसे देखा जाए तो सिंपल मेथड है। एसएलएम जैसे ही, एसएलएम तो बहुत सिंपल है, लेकिन ये उससे थोड़ी, राइट, ज़्यादा क्रिटिकल है। वी कैन से कि इन अ सिंपल वे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सी दोनों साइड पर हमको बैलेंस रखना है, ये सिंपल भी है और थोड़ी और भी है, क्योंकि हर साल वो बैलेंस कम होता है तो अमाउंट भी उसकी चेंज होती है, दैट इज़ द रीज़न। नेक्स्ट वन, डिसएडवांटेजेस। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट वन, दिस मेथड इज़ नॉट एज सिंपल एज द स्ट्रेट लाइन मेथड। यस, यू नो दैट वन, आपको भी मालूम पड़ गया है। नेक्स्ट वन, अंडर दिस मेथड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर एसेट इज़ नॉट कंसिडर्ड, यानी ये भी हमने हमारा डिसएडवांटेजेस लिया था सेम एसएलएम में, इसमें भी यही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ नॉट एम्प्लॉयड। उसके पीछे जो भी हमने खर्चा किया, यानी जो भी कैपिटल उसके पीछे इन्वेस्ट किया है, उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता नहीं है, क्योंकि हमने 10 12 15 20 करोड़ का मशीन लिया होगा। इससे सिर्फ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। मशीन 25 करोड़ का भी आता है, 5 करोड़ का भी आता है, 2 करोड़ का भी आता है, कोई भी एसेट ले लो, अकेले मशीन की बात नहीं है। सो सिंपली कैपिटल उसके पीछे जो भी लगा है उसके ऊपर हम कुछ भी इंटरेस्ट कंसीडर नहीं करते, है ना। सो दैट इज़ द disadvantages of our SLM, sorry, our particular बैलेंस मेथड। तो ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड थोड़ा डिफरेंट है SLM से, इसका डिफरेंस भी है, उस टाइम पे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज फॉर विच एसेट, फोर्थ नंबर डी, for which asset it is appropriate। See, this method is appropriate for those assets which are of long term use and which have balance amount after their use, right। जब हमने देखा स्ट्रेट लाइन मेथड, उस पर हमने देखा था कि मोस्टली इट इज़ फॉर दी सम ऑफ द रिटर्न ऑफ बेसिस, यानी कि वो नॉन टाइप ऑफ दी एसेट्स जो है, इंटेंजिबल एसेट्स हम उसको बोलते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा लगता है, राइट। कई बार ऐसा होता है करंट एसेट्स जो होती है, राइट, वो पूरे 1 साल पर होती है, उसके ऊपर हम कोई एप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करते। लेकिन कई इंटेंजिबल एसेट्स होती है जो 3 साल के लिए हम यूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर हम एसएलएम यूज़ करते हैं, एसएलएम मेथड यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये मेथड है लॉन्ग टर्म के लिए, उस पर ज़्यादा यूज़ होगी, बिकॉज राइट वी कैन यूटिलाइज और वी विल हैव द बैलेंस अमाउंट आफ्टर दैट यूज़। हमारे पास उसका यूज़ करने के बाद थोड़ा अमाउंट बचेगा,
वो SLM में नहीं बचता है। सीधा एग्जांपल फर्नीचर, फिक्चर, प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग एटसेट्रा मीन्स ऑल द एसेट्स राइट एक्सेप्ट दैट सम ऑफ द इंटेंजिबल एसेट्स, सभी एसेट्स यहाँ आ जाती है। एंड मोस्टली जब भी ये लॉन्ग टर्म एसेट्स होती है उसके ऊपर इसके हिसाब से ही हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। नेक्स्ट वन दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स ऑफ द डेप्रिसिएशन, दैट इज फिफ्थ वन ए। अंडर दिस मेथड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स आर गिवन लाइक स्ट्रेट लाइन मेथड, एवरी ईयर ओनली द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिड्यूसेस ग्रेजुअली। तो जो हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दी ऑलरेडी वही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहाँ भी रहेगी, कोई चेंज नहीं है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है, सेम टू सेम। जस्ट वन चेंज इज देयर, नो चेंज इन एंट्रीज बट द चेंज इन अमाउंट ओनली, दैट इज द अमाउंट विल रिड्यूसेस एवरी ईयर। वी हैव टू रिड्यूस, द रीज़न इज सर बिकॉज वी आर फॉलोइंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। बाकी सब जो भी एंट्री है वो सेम रहेगी, परचेस की सेम रहेगी, डेप्रिसिएशन की सेम रहेगी, ट्रांसफ़र जो हम प्रॉफिट एंड लॉस में करते हैं वो भी सेम रहेगी राइट, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। हमें चेंज लाना है, हम चेंज लाएंगे और चेंजेस विल बी देयर इन ओनली द अमाउंट। लेट्स स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर 3 हियर। हरपाल लिमिटेड हैज़ परचेज अ मशीन फॉर ₹1,50,000 ऑन 1 अप्रैल 2012। तो हरपाल ने मशीन परचेज किया है 1.5 लाख का 1 अप्रैल 2012 को। अब देखो इंस्टॉलेशन एक्सपेंस उसके पीछे होता है, तो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस टू इट वॉज ₹10,000। तो 1,50,000 का जो भी परचेज प्राइस था उसके अंदर 10,000 हम ऐड करेंगे, दैट इज रिलेटेड टू दी इंस्टॉलेशन, तो अमाउंट हो गया 1,60,000। इफ़ एवरी ईयर 15% डेप्रिसिएशन इज चार्जेबल, तो 1,60,000 के ऊपर हर साल हमें 15% से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। सी यहाँ आपको मेंशन किया है अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, कुछ भी मेंशन नहीं किया तो मैंने बोला है आपको SLM यूज़ करना है। और मोस्टली इन आवर एग्जाम्पल ऑफ द 11 and 12 that is related to depreciation in the final account only and only straight line method। आपको कुछ बताया नहीं जाएगा, यानी straight line method ही यूज़ करना है। दैट स्पेसिफिक बताया हो तो वो मेथड यूज़ करो। मोस्टली 99.99% हमारे सिलेबस में जो भी फाइनल अकाउंट्स है दैट उसमें यही आएगा। हाँ, सिर्फ इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए हमको दोनों मेथड करना है। ऐसा क्यों है? तो सिंपली इंडियन जो भी रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ है राइट, आउटसाइड ऑफ द कंट्री में भी यही है, तो वो लोग यही मेथड से आगे चलते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड से, दैट इज द रीज़न, और उसको ही फॉलो करते हैं। हाँ, कई कंपनीज होती है जो रिड्यूसिंग बैलेंस से आगे बढ़ती है तो उनको बेनिफिट भी होता है, कई बार लॉस भी होता है, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर मशीनरीज एट दैट टाइम है। सो यहाँ आ गया हरपाल का 160 एवरी ईयर 15% से हम चार्ज करेंगे अंदर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। 5 जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर मशीन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड ऑल्सो दैट इज़ फॉर 3 ईयर्स। तो ये दोनों हमें एंट्रीज लिखनी है, तीनों की तीनों राइट, और उसकी मशीन अकाउंट भी प्रिपेयर करना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट भी हमें प्रिपेयर करना है। डिस्क्लोज अकाउंट इफेक्ट ऑफ इट इन फाइनल अकाउंट्स ऑफ फर्स्ट 2 ईयर्स राइट। फाइनल अकाउंट्स में भी आपको उसकी एंट्री देनी है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ऑल्सो इन बैलेंस शीट। सो डियर स्टूडेंट्स, ये बात हो गई हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 3 की इनिशियल। लेट्स मूव टू दी नाउ एंट्रीज फॉर दिस वन। सो जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ दी हरपाल, जैसे आपको मालूम है मशीन परचेज हुआ 1 अप्रैल 2012 को, तो ये लो फर्स्ट एंट्री 1 अप्रैल 2012, ये तो कॉमन है आपके लिए मालूम है। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हरपाल, डेट पर्टिकुलर, LF डेबिट एंड क्रेडिट, रुपीज़ अमाउंट। मशीन अकाउंट डेबिटेड रुपीज़ 1,60,000 राइट, बिकॉज 1,50,000 प्लस 10,000 इंस्टॉलेशन। टू बैंक अकाउंट 150 राइट, 1,50,000 एंड टू कैश अकाउंट 10,000। आपको शायद ऐसा क्वेश्चन अराइज होगा कि सर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो वाई दिस 10,000 इज पेड बाय कैश। तो यू नो दैट वन के वेन एवर दिस टाइप ऑफ द एंट्रीज आर देयर इन मशीनरीज, कंपनी लेवल पर कोई भी काम कैश से नहीं होता है, ये जो भी पेमेंट होता है वो चेक से होता है। बिग बिजनेसेस जो होते हैं सब में, एंटरप्राइजेस में सब में, लेकिन जो छोटी अमाउंट है इनके लिए छोटी अमाउंट है 10,000, वो कैश से पे की जाती है बिकॉज इट इज़ इंस्टॉलेशन, उसको हम चेक नहीं देते। सो दैट इज इट इज़ पेड बाय कैश, दैट इज 10,000 राइट। तो मशीन अकाउंट डेबिटेड 160, टू बैंक अकाउंट 150, टू कैश 10,000, being machine purchase for ₹1,50,000 and installation of ₹10,000 paid by cash। ये फर्स्ट हो गए। अब सेकंड में हमें कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन। तो 1 अप्रैल को मशीन परचेस किया था, तो 1 अप्रैल से काउंट करो तो अप्रैल टू 31 मार्च, तो नेक्स्ट ईयर आ जाएगा 13 सी 31 मार्च 2013। डेप्रिसिएशन दैट इज नॉन कैश एक्सपेंस, एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड।
एज पर दी आवर अकाउंटिंग रूल, तो उसको हम डेबिट करेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड 24,000। सो अमाउंट कैसे आई 1,60,000 इंटू 15%। तो सीधी कैलकुलेशन बता दूँ आपको, 1,60,000 के 10% 16,000 और 5% 8,000, राइट। तो 16 + 8 24,000, राइट। तो डेप्रिसिएशन है 24,000, कहाँ से आएगा, मशीन से आएगा, तो मशीन अकाउंट 24,000 बीइंग डेप्रिसिएशन ऑफ ₹24,000 इज रिकॉर्डेड एट द एंड ऑफ द ईयर। नेक्स्ट एंट्री फॉर द सेम ईयर 31 मार्च, ये जो डेप्रिसिएशन है एंड ऑफ द ईयर है वो ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हमने इसकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी एसएलएम में दे दी है। तो 31 मार्च को ये ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट से। टोटल अमाउंट जो था वो डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ था, उसको हम क्लोज करके क्रेडिट करेंगे 24। सो टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 24,000 बीइंग डेप्रिसिएशन ऑफ ₹24,000 इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। तो ये डियर स्टूडेंट्स हो गई ये पहले साल की। हमें तो एंट्री लिखनी है 3 साल की, 2 साल की लिखनी है ना, 3 साल की लिखनी है, सॉरी 2 साल का हमें फाइनल अकाउंट्स में उसको इन्फॉर्मेशन देना है। तो लेट्स गिव दैट एंट्री ऑफ दिस डेप्रिसिएशन फॉर द सेकंड ईयर। ये लो सेकंड ईयर का एंट्री। अब तो ये तो आएगा नहीं पहले वाला, ये तो ऑलरेडी मशीन परचेज हो चुका है, राइट। अब तो उसकी एंट्री आएगी नहीं, तो आएगी ये दोनों एंट्री, तो सेम टू सेम एंट्रीज। सी 31 मार्च 2014 डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीन, लेकिन एसएलएम में ये अमाउंट सेम आती थी, अब सेम आएगी नहीं। अब आपको मालूम पड़ना चाहिए कि ये अमाउंट कैसे हम फाइंड आउट करें। तो 1,60,000 माइनस 24,000, राइट, जो भी अमाउंट आई उसके 15% हमें करना है, राइट। सो उसको हिसाब से ही हम आगे जाएंगे। यस, तो मैं आपको बताना चाहता था कि कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, राइट। उसके लिए थोड़ा देख लेते हैं। 1,60,000 इंटू 15% 24 आ गया। अब यहाँ पर डायरेक्ट नहीं होगा, अभी तक हमने जो भी कैलकुलेशन किया वो डायरेक्ट कर देते थे। 1,60,000 माइनस 15% जो अमाउंट आ गया वो लिख दिया, राइट। मेनली ये सब कुछ होता है, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, ये 24,000 तो हमने लिख दिया यहाँ पर। अब फिर से 1,60,000 माइनस 24,000 ये अमाउंट आया हमारा फर्स्ट साल के बाद क्लोजिंग, यानी सेकंड ईयर का ओपनिंग होगा है, तो उसमें से हमें फिर से काउंट करना है मल्टीप्लाई बाय 15%। तो दूसरे साल का हमारा डेप्रिसिएशन है 20,400। लेट्स सी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड 20,400 टू मशीन अकाउंट 20,400 बीइंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड। उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे 31 मार्च 14 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड 20,400 टू डेप्रिसिएशन 24 एंड इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ से याद रखना है, क्या याद रखना है कि हमारी टोटल अमाउंट थी 1,60,000 माइनस उसमें से हमने पहले ईयर के लिए किया 24,000, उसके बाद जो अमाउंट आई 136 माइनस दूसरे ईयर का किया हमने 20,400, सो दैट इज़ 20,400। तो हमारा ये तीसरे साल का यानी सेकंड ईयर कंप्लीशन का क्लोजिंग अमाउंट आया 1,15,600, यानी थर्ड ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस है 1,15,600, उसके ऊपर मल्टीप्लाई बाय 15%, तो अमाउंट आएगा 17,340, राइट। तो ये 17,314 है थर्ड ईयर के लिए हमारा डेप्रिसिएशन। सी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड 17,340 टू मशीन 17,340 और ट्रांसफ़र करेंगे उसको प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन जो डेबिट था वो क्रेडिट हो जाएगा 17,340। सो एट द एंड ऑफ द 3 years दिस आर द जनरल एंट्रीज। अब फोर्थ ईयर का जब ओपनिंग बैलेंस आएगा थर्ड ईयर का क्लोजिंग, उसमें से हम जो अमाउंट आई थी 1,15,000 वाली उसमें से माइनस 17,340 करेंगे। यू विल गेट द डेप्रिसिएशन फॉर द फोर्थ ईयर, दैट इज सचिन। तो याद रखो। और दूसरी मेथड नीचे, लेट्स गिव द एंट्रीज इन द लेजर। तो लेजर ऑफ हरपाल लिमिटेड मशीन अकाउंट ड्रॉ करना है हमें, डेप्रिसिएशन अकाउंट भी ड्रॉ करना है। आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है इसकी, राइट। तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कैसे इसको करना है। हमने ऑलरेडी उसकी जनरल एंट्री लिख दी है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एंट्री, मशीन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक टू कैश। तो मशीन अकाउंट डेबिटेड, अपोजिट एंट्री 1 अप्रैल 2012 को टू बैंक टू कैश दोनों लिख दी। अब बैंक और कैश हमने तो बनाया नहीं है, राइट। वो जनरली कैश बुक के हिसाब से अब बनाते थे तो हम लिखते थे, राइट, कि दोनों के साइड पर पर्टिकुलर्स में क्रेडिट साइड ऊपर पेमेंट्स में लिखते थे, राइट। मशीन कैश और बैंक दोनों में ये अमाउंट लिखते थे, राइट। ये फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री थी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीन अकाउंट। तो हमारे पास डेप्रिसिएशन अकाउंट है, लेट्स सी हियर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट साइड, अपोजिट एंट्री डेट 31 मार्च 2013 टू मशीन अकाउंट 24,000,
आ गई। अब मशीन अकाउंट क्रेडिट साइड यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो और जनरल एंट्री का बेस भी ले सकते हो। तो मशीन अकाउंट क्रेडिट साइड है और यहाँ मशीन है तो मशीन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर जाएंगे। देख लो मशीन अकाउंट क्रेडिट साइड अपोजिट एंट्री बाय डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2013 24,000। देख लो ज़्यादा अमाउंट कौन सी है, ये तो ढूंढा हुआ है इसलिए आपको मालूम पड़ गया, लेकिन ज़्यादा अमाउंट है 1,60,000 दोनों तरफ सेम। 160 में से 24 136 हमने ढूंढ लिया ऑलरेडी कैलकुलेशन में, राइट, हमारी जो जनरल एंट्री थी उसमें। सो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हुआ। ये फर्स्ट ईयर का 31 मार्च 2013 का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड है, वो 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल 13 का ओपनिंग हो जाएगा। दैट इज़ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 136,000 यानी 1,36,000। इसके ऊपर दूसरी एंट्री आएगी, राइट। तो दूसरी एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीन, तो सेम डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीन। देख लो आ गया अमाउंट, यस इट इज़ 20,400 जो हमने कैलकुलेट किया। और उससे पहले भी हमने एक एंट्री दी 31 मार्च 13 की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, राइट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अमाउंट क्रेडिट साइड 31 मार्च 13 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 24,000। ये क्लोज हो गया। तो अब आपके पास शायद जर्नल एंट्री ना भी हो तो भी आपको मालूम पड़ जाएगा, राइट। फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट है तो मशीन यहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ आएगा, एक कॉमन है, राइट। थर्ड में हमने किया 20,400 तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड यहाँ पर, राइट। फिर उसको ट्रांसफ़र किया प्रॉफिट एंड लॉस में तो यहाँ पर, ओके। उससे पहले मशीन अकाउंट जो डेबिट किया था वहाँ मशीन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिखेंगे अब 31 मार्च 2014 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,400। देख लो ज़्यादा कौन सा है 136 20,400। सो यहाँ लिख लो 1,36,000 1,36,000 माइनस 20,400 यू विल गेट बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 1,15,600। ऑलरेडी हमने ढूंढ के रखा है ये, राइट, हमने जब कैलकुलेशन किया था। ये क्लोजिंग है सेकंड ईयर का 14 का, तो थर्ड ईयर का 1 अप्रैल 14 को बैलेंस ब्रॉट डाउन यही होगा। इसके ऊपर हमने कैलकुलेट किया, देख लो आपके सामने ही है 17,340 एंड ये हमने कैलकुलेट किया। तो इसके 15%, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड, देख लो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड 31 मार्च 15 टू मशीन 17,340। मशीन अकाउंट क्रेडिट साइड यहाँ पर मशीन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय डेप्रिसिएशन देखो 17,340 ये ट्रांसफ़र होगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड 31 मार्च बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 17,340 क्लोज्ड। तो ये क्लोज हो गया। इसको भी क्लोज करेंगे 1,15,600 माइनस 17,340। तो यू विल गेट फॉर द थर्ड ईयर 31 मार्च 2015 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड दैट इज 98,260 दैट इज बैलेंस ब्रॉट डाउन फॉर द फोर्थ ईयर 1 अप्रैल 2015। उसके ऊपर फिर से 15%, फिर सेम एंट्री, हमें 3 साल का बनाना था, ये खत्म हो गया। तो अब आपको मालूम पड़ेगा कि मशीन अकाउंट में डेबिट साइड क्या आएगा, ओनली एंड ओनली परचेज एंट्री ऑफ दैट मशीन एंड ऑल द बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड, राइट, दैट इज ब्रॉट डाउन। और क्रेडिट साइड पर डेप्रिसिएशन एंड कैरी फॉरवर्ड। सिंपल है, बहुत सिंपल है। ब्रॉट डाउन कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉट डाउन कैरी फॉरवर्ड, इन बिटवीन ओनली डेप्रिसिएशन। और इसमें तो क्लोज हो जाएगा मशीन प्रॉफिट एंड लॉस, मशीन प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। तो ये थी इन्फॉर्मेशन हमारे ये लेज़र की। अब इसको हम डालते हैं हमारे फाइनल अकाउंट में। तो पहले बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंट्री हमने दी है। अगर आपको जनरल का बेस लेना है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन वो लिख सकते हो, राइट। ये देखो अकाउंटिंग इफेक्ट इन एनुअल अकाउंट्स फॉर 2 ईयर्स है। तो पहला ईयर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013 एंड बैलेंस शीट फॉर द एज एट और एज ऑन 31 मार्च 2013। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये है डेबिट साइड अपोजिट एंट्री टू मशीन डेप्रिसिएशन अकाउंट, यार एक अकेला डेप्रिसिएशन ये सेपरेटली लिखा है। हमारे बिजनेस में एक से ज़्यादा भी एसेट हो सकती है, एक से ज़्यादा भी एसेट हो सकता है। एट दैट टाइम यू हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ द एसेट। तो उसके हिसाब से यहाँ लिखा है टू मशीन डेप्रिसिएशन 24,000, सिंपल। अब वो अमाउंट मशीन में से डिडक्ट की हो तो बैलेंस शीट में वो एसेट है हमारी, तो मशीन में से 1,60,000 में से डेप्रिसिएशन कट होगा फर्स्ट ईयर का, तो अमाउंट आएगा 1,36,000 फर्स्ट का होगा। नेक्स्ट का 14 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2014 सेम टू मशीन डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,400 और बैलेंस शीट में एसेट्स में लिखेंगे मशीन 1,36,000 जो लास्ट ईयर का था, एंड जो बैलेंस हमने कैरी फॉरवर्ड किया था वही ब्रॉट डाउन होगा एंड वो हमारे मशीन अकाउंट में उसको ही हमने यहाँ लिया है। तो डेप्रिसिएशन 20,400 1,15,600 फिर वहाँ ये आएगा, फिर वो एंट्री आएगी। तो ये टोटल जो भी एंड ऑफ द ईयर होगा
उसको हमें यहाँ लिखना है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के हिसाब से, right? ये इसकी इन्फॉर्मेशन 5th चैप्टर में है आपके पास, लेकिन आपको यहाँ सिर्फ उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया जाता है. सो दैट्स द एंड ऑफ द इलस्ट्रेशन नंबर 3 ऑल्सो. अब इसके बाद हम देखेंगे हमारे दोनों जो भी मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, उसका डिफरेंस देखेंगे. और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कुछ फार्मूला के तौर पर हमें देखना है, हालांकि वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है आपके लिए, उसको लेके चलेंगे. उसके बाद हम थोड़े बहुत सम करेंगे. then we will going to the particular separate some of the extra sums, right? That is quite different than the regular, उसको भी हम देखेंगे. ओके, अब आपको मालूम पड़ गया कि ये डेप्रिसिएशन ढूंढना है, उसके बाद उसकी जनरल एंट्री देनी है, राइट? उसके बाद उसका पर्टिकुलर अकाउंट्स बनना है, और उसके बाद एंड ऑफ द ईयर जो अकाउंटिंग एंट्रीज आती है वो बनानी है, राइट? दैट इज अकाउंटिंग एंट्रीज आपको याद रह गई. आपको अकाउंटिंग इफेक्ट भी एनुअल अकाउंट में देनी है, वो भी मालूम पड़ गया. ये हमने दी, उसके हिसाब से आपको मालूम पड़ गया. उस पर याद रखो प्रॉफिट एंड लॉस में हमेशा एक्सपेंसेस होते हैं तो डेबिट ही होते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, राइट? उसमें डेबिट होगा ये डेप्रिसिएशन. ओके, और एसेट्स है ऑलवेज राइट हैंड साइड पर होती है, तो एसेट्स हमने लिख दी. डेप्रिसिएशन माइनस होता है. एक्चुअली डेप्रिसिएशन माइनस इसलिए होता है कि डेप्रिसिएशन इज अवर वन टाइप ऑफ द एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस है, राइट? तो यहाँ माइनस करते नहीं लिखते, तो फिर हमें उसको लायबिलिटी समझना पड़ेगा यार, एक्सपेंस पे करना पड़ेगा, तो वो नहीं लिखते हम, इसलिए यहाँ से माइनस करते. आप इतना ही याद रखो कि एसेट्स में से डेप्रिसिएशन हमेशा माइनस होता है, तो उसकी एंट्री हमें यहाँ देनी है. Okay, so in next session I will start and give the difference between these two methods. Whatever the discussion we have done, it will be there in the difference. Thank you very much.